नाज़ा चारों शाने चित पड़ी थी। उसी लम्हे पहले उसे आसमान दिखाई दिया। उसे महसूस हुआ वो किसी गाड़ी में सफर कर रही है, लेकिन बदबू के बायस दिमाग बोझल हो रहा था। उसने दाएं बाएं सर घुमाकर देखा तो चीख पड़ी। कूड़े का ढेर दिखाई दिया। बाईं तरफ देखा तो उधर भी कूड़ा था। उसने सर को जरा सा उठाकर देखा तो पता चला जिस तरह जमीन को खोद कर कब्र बनाई जाती है, उसी तरह वो कब्र जैसी खाली जगह पर पड़ी हुई थी। आसपास ताफुन पैदा करने वाला कचरा ही कचरा था। गाड़ी की तेज रफ्तारी के बायस बहुत सा कचरा उसके बदन पर भी गिरा हुआ था। वो लिबास से गंदगी को झाड़ते हुए चीखते हुए उठी, लेकिन उठने के लिए सहारे की जरूरत होती है। वो जहाँ हाथ टेक कर उठना चाहती, वहाँ कचरे में हाथ धंस जाते। वो मुंह के बल गंदगी पर गिरती, फिर थूकने और खांसने लगती। तभी उसे मोबाइल फोन के बजर की आवाज सुनाई दी। उसने चौंक कर सर झुका कर देखा। उसके गिरबान के अंदर एक मोबाइल फोन धंसा हुआ था। उसने फौरन ही फोन निकाल कर बटन दबाया, फिर पूछा, हेलो, कौन है? मैं यहाँ कैसे आ गई हूँ? गाड़ी रोको। मैं कहती हूँ रोको वरना। राजा नवाज की आवाज सुनाई दी, शट अप, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ। चीखना चाहोगी, किसी को मदद के लिए पुकारोगी तो इससे भी ज्यादा बुरा सलूक किया जाएगा। ट्रक चलाने वाले बड़े दरिंदे हैं, इस कचरे में तुम्हारा कचरा कर डालेंगे। वो बोली, राजा तुम मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहे हो। राजा बोला, तुम्हें समझा रहा हूँ। जितनी नफरत और गुरूर की गंदगी एक अमीर जादी के जहन में है, उतनी गंदगी इस कचरा ट्रक में भी नहीं है। मैंने मोहब्बत से समझाया, तुम्हारी समझ में नहीं आया। तुमने मुझे अपने खूंखार कुत्तों की खुराक बनाने की कोशिश की। मैंने तुम्हारे भाई की ऐसी की तैसी की और तुम्हें तमाम रात ये समझाता रहा कि तुम्हारे बाप की दौलत, ताकत और सियासी इख्तियारात भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। फिर भी तुम अपने बाप भाई के साथ काशिफ अकबर के पास गईं। तुमने उसकी ताकत और इख्तियारात भी देख लिए। उसके आदमी तुम्हें अगवा करके उसके ऐश कदे में पहुंचाने वाले थे। वो बोली, तुम खुद अगवा करके ले जा रहे हो और काशिफ अकबर को बदनाम कर रहे हो। राजा नवाज ने कहा, मैं तुम्हें क्यों अगवा करूंगा, जबकि मैं जब चाहूं तुम्हारी तन्हाई में पहुंच सकता हूं। मेरी बातों का यकीन कर सकती हो तो करो। अगर आज मैं उसके आदमियों को बेहोश करके तुम्हें उनसे छीन कर न लाता तो तुम्हारी इज्जत दो कौड़ी की न रहती। उसे याद आया कि चंद मुसल्ला गुंडे उसे वैन में ले जा रहे थे। फिर एक जगह पुलिस वालों ने उस वैन को रोका, करीब आकर बेहोश करने वाली दवा स्प्रे की, फिर उसे होश न रहा। वो बोली, मुझे याद आ रहा है, जो गुंडे मुझे जबरन ले जा रहे थे उन्हें पुलिस वालों ने रोका था और बेहोश कर दिया था। राजा बोला, क्या पुलिस वालों ने उन्हें बेहोश करके तुम्हें मेरे हवाले किया था? अक्ल से समझो, वो पुलिस की वर्दियों में मेरे आदमी थे। वो जरा देर चुप रही, फिर बोली, तुम्हारा दावा है कि मुझसे मोहब्बत करते हो, मेरे दीवाने हो। क्या तुम कचरे में फेंकने वाली मोहब्बत करते हो? राजा नवाज बोला, कचरा नापसंदीदा होता है, मगर हमें ये समझना चाहिए कि ये हमारा तुम्हारा कचरा है। ये हमारे घरों से, हमारे जिस्मों से और हमारे दिमागों से निकला हुआ कचरा है जिस पर तुम बैठी हुई हो। जब हम मर जाते हैं तो क्या होता है? हमें भी कब्रिस्तान के कचरा घर में ले जाकर डाल दिया जाता है। मरने के बाद हमारे जिस्म से ऐसी बदबू खारिज होती है कि हमारे प्यारे भी हमें घर में रखना पसंद नहीं करते। वो रोने के अंदाज में बोली, मैं तुम्हारी बातें समझ रही हूँ, खुदा के लिए मुझे यहाँ से निकालो, गाड़ी को रुकवाने को कहो, बदबू के मारे दिमाग फट रहा है। राजा बोला, आगे और 3-4 किलोमीटर का फासला तय करके गाड़ी रुक जाएगी, तब तक तुम अपने बाप और भाई से फोन पर बात कर सकती हो, मगर सिर्फ 15 मिनट बात करो, उसके बाद मैं तुमसे राब्ता करूंगा। मेरा हुक्म याद रखना, सिर्फ 15 मिनट। उसने फोन बंद कर दिया। नाज़ा ने फौरन बटन दबाकर अपने बाप के मोबाइल फोन पर राब्ता किया। फिर बाप की आवाज सुनते ही रो पड़ी। कहने लगी, बाबा साईं, मैं बोल रही हूँ। बाप ने तड़प कर पूछा, मेरी बेटी, मेरी जान कहाँ हो? वो बोली, मैं क्या बताऊं कि कहाँ हूँ। वैसे बाबा साईं, आपकी सियासत कचरा है। उसने मुझे कचरा गाड़ी में लाकर बिठा दिया है। पता नहीं ये कचरा गाड़ी कहाँ जा रही है। मेरा जहन जाग रहा है बाबा साईं। आप 50 बरसों से अवाम को कचरा समझकर दूर फेंकते रहे हैं। एक दिन आप भी इसी कचरे में आएंगे। बाप बोला, बेटी तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? क्या वो बदमाश राजा तुम्हें कहीं ले जा रहा है? तुम जगह की निशानदही करो, मैं अभी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचता हूँ। काशिफ अकबर साहब ने तुम्हारे लिए जगह जगह नाकाबंदी करवा दी है। नाज़ा बोली, आप उस कुत्ते का नाम न लें, उसी शैतान ने मुझे अगवा करवाया था। वो 2 धारी तलवार है। वो एक तरफ से आपको और दूसरी तरफ से मुझको काटना चाहता है। अगर राजा उसके गुंडों से मुझे न बचाता तो वो मेरी इज्जत से खेलकर मुझे जान से मार डालता और आपसे हमदर्दी भी करता। बाप बोला, बेटी अभी तुम सिर्फ इतना बता दो कहाँ हो। वो बोली, मैं राजा के साथ हूँ और जब तक आप उस शैतान की पार्टी में रहेंगे मैं राजा के पास ही रहूंगी। ये कहते ही उसने फोन बंद कर दिया। वडेरा कमाल सौले ने हेलो हेलो कहा, फिर रिसीवर को क्रेडल पर रखा। जमाल सौले ने पूछा, बाबा साईं क्या हुआ? नाज़ा कहाँ है?
वो क्या कह रही है? वो गुस्से से उठकर पांव पटकते हुए और फजा में घूंसा लहराते हुए बोला, वो कह रही है हम बाप बेटे उल्लू बन रहे हैं। उसे काशिफ अकबर ने अगवा करवाया था। जमाल सौले उछल कर खड़ा हो गया। क्या? फिर हिचकिचाते हुए बोला, नहीं बाबा साईं, उसे हमारे इलाके से 3 MNA और 3 MPA की हिमायतें हासिल होती हैं। हमारी वजह से वो हिमायतियों की अक्सरियत से हुकूमत बनाता है। क्या वो इतना अहमक है कि हमारी नाजा को अगवा करके हमसे दुश्मनी मोल लेगा? बाप बोला, वो दुश्मनी मोल नहीं लेगा, लेकिन दोगली चालें चल सकता है। मीठी छुरी बनकर हमें इधर मिठास देकर उधर हमारी इज्जत पर छुरी फेर सकता है। अगर राजा उसे काशिफ अकबर के गुंडों से न बचाता तो वो इज्जत से भी जाती और जान से भी। काशिफ अकबर उसे अपने खिलाफ गवाह बनाने के लिए जिंदा न छोड़ता। वो पैर पटकता हुआ टेलीफोन के पास आया, फिर रिसीवर उठाकर काशिफ अकबर का जाती फोन नंबर डायल किया। राब्ता होने पर काशिफ अकबर की आवाज सुनाई दी। हेलो, कौन? कमाल सौले ने गुस्से से कहा, मैं हूँ मैं। मेरी बेटी से फोन पर बात हो चुकी है। उसने तुम्हारे चेहरे से सियासी दोस्ती का निकाब नोच कर फेंक दिया है। उसे तुम अगवा कर रहे थे। तुम्हारे गुंडे बेहोश न होते तो वो तुम्हारी शिकारगाह में पहुंचा दी जाती और तुम हमें दोस्त बनकर धोखा देते रहते। काशिफ अकबर ने कहा, साईं आप बहुत गुस्से में हैं। आपकी बेटी को गलत फहमी हुई है। मैं यकीन से कहता हूँ उसे राजा नवाज ने मेरे खिलाफ बहकाया होगा। कमाल सौले बोला, बच्चों को बहकाया जाता है। मेरी बेटी नादान हो सकती है, लेकिन उसे राजा नवाज के साथ बहकना होता तो वो पहले ही दिन पांव की धूल उठाकर सर पर रख लेती। हम ऊंचे लोग हैं, कभी झुककर नीचे वालों का हाथ नहीं पकड़ते, और जब तुम्हारे जैसे बराबर वाले का हाथ पकड़ते हैं तो धोखा खाते ही उसका हाथ ऐसे छोड़ते हैं कि वो इक्तदार की कुर्सी से जमीन की पस्ती में आ जाता है। काशिफ अकबर बोला, साईं मुझे एक बार सफाई का मौका दें। बात ये नहीं है जो आप समझ रहे हैं। हेलो 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 साईं। उसने क्रेडल को दबाया, फिर रिसीवर रखकर चीखते हुए सेक्रेटरी और मुशीर को बुलाया। सेक्रेटरी से बोला, जाओ रहमान चन्ना को फोन पर बुलाओ, अभी और इसी वक्त मेरे पास आए, एक लम्हा भी जाया न करे। सेक्रेटरी फोन करने चला गया। काशिफ अकबर ने मुशीर से कहा, उस वडेरे कमाल सौले को मालूम हो चुका है कि मैं उसकी बेटी को अगवा करवा रहा था। वो अभी हमारी पार्टी छोड़ने की धमकी दे रहा है। आप समझ सकते हैं कि उसने साथ छोड़ा तो हम कितने नुकसान में रहेंगे। मुशीर बोला, सर आप आराम से बैठें, मेरे चंद सवालों के जवाब दें। क्या उसे बेटी मिल गई है? काशिफ अकबर बोला, नहीं, वो कह रहा था कि बेटी से फोन पर बात हुई है। मुशीर बोला, यानी वो बाप के पास नहीं पहुंची है। इसके पीछे जरूर कोई बात होगी। जब वो आपके आदमियों की गिरफ्त से निकल भागी है तो बाप से फोन पर क्यों बात कर रही है? क्या वो राजा की गिरफ्त में है और वो वही कहती जा रही है जैसा वो उसे कहने पर मजबूर कर रहा है? काशिफ अकबर ने कहा, हाँ, बेटी बाप से दूर रहकर मेरे खिलाफ बोल रही है। राजा उसे मजबूर कर रहा होगा। मुशीर बोला, सर ये सिर्फ फिल्मी बातें नहीं है। अमीर जाति उस गरीब हीरो से पहले मुतासिर होती है जो उसकी इज्जत बचाता है, फिर उससे मोहब्बत करती है, और ये तो हमें अच्छी तरह मालूम है कि वो नाजा के साथ पूरी एक रात गुजार चुका है और उसे अपनी इज्जत बनाकर आपसे उसकी इज्जत बचा रहा है। ऐसे में उनके दरमियान बड़ी अंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई होगी। काशिफ अकबर बोला, हाँ ये बात समझ में आ रही है। आप कहना क्या चाहते हैं? मुशीर बोला, यही कि बेटी को बाप के पास नहीं पहुंचना चाहिए, वरना वो बाप के साथ आकर आपके मुंह पर कहेगी कि आपने उसे अगवा करवाया था। राजा के आदमी जिन अगवा करने वालों में से एक को पकड़ कर ले गए थे, उसने एतराफ कर लिया था और खुद को आपका वफादार कह रहा था। आप मेरी बात समझें, बेटी को बाप के पास न पहुंचने दें। आप वडेरे साईं को अपनी दोस्ती का यकीन दिला सकते हैं। नाजा बाप के पास नहीं पहुंचेगी तो उसे यकीन होता रहेगा कि राजा ने उसे कहीं छुपा रखा है या उसे मार डाला है, और मैं एक मुशीर की हैसियत से मशवरा देता हूं कि नाजा को मर जाना चाहिए। काशिफ अकबर ने चौंक कर मुशीर को सोचती हुई नजरों से देखा। जहां दीदा मुशीर इसीलिए रखे जाते हैं कि वो पेचीदा मामलात में दूर की कौड़ी लाते हैं। नाजा अगर राजा नवाज की तहवील में रहकर मरेगी तो उसे काशिफ अकबर के मुंह पर सच बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा और उसकी हलाकत का इल्जाम राजा नवाज पर आएगा। नाजा वहां ट्रक के पीछे कूड़े के ढेर पर बैठी हुई गहरी संजीदगी से सोच रही थी। उसके बाप और भाई ने राजा को उससे दूर करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। अपने वफादारों की फौज से, दौलत से और सियासी इख्तियारात से कुचल डालने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन राजा ने उसे पहली बार एक लिफ्ट में नहीं छोड़ा। दूसरी बार यूनिवर्सिटी में उसके भाई के सामने और सबके सामने ऐलान किया कि वो उसका दीवाना है। तीसरी बार तमाम रात के लिए उसकी कोठी में घुस आया और सुबह जाने से पहले ये कह गया कि तुम मेरी इज्जत हो और मैं कभी अपनी इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगा। वो जो कहता था कर दिखाता था। काशिफ अकबर जो पूरे मुल्क पर धाक जमाए हुए था, राजा उसके शिकंजे से उसे निकाल लाया था। एक औरत क्या चाहती है? अपना तहफ्फुज, ऐसा जो राजा नवाज जैसा मर्द ही दे सकता है। उसने सोचा, मैं बहुत मगरूर रही। मेरे बाप दादा ने, मेरी दौलत और जागीर ने यकीन दिलाया था कि मैं कभी टूटने वाली नहीं हूँ। दूसरों को
को तोड़ने वाली हूँ, मगर हालात समझा रहे हैं कि औरत खा कितनी ही नाकाबिले शिकस्त हो, उसे अपने किसी एक मर्द के सामने राजी खुशी टूटना पड़ता है, और मेरा वो मर्द यही है। हाँ, वो यही है। वो कचरा गाड़ी दो पहाड़ियों के दरमियान पहुंचकर रुक गई। वहां बहुत से मजदूर दूर दूर तक फैले हुए मैदान में काम कर रहे थे। ट्रक के जरिए जो कचरा लाकर वहां फेंका जा रहा था, उसे दूर तक फैलाकर बराबर करते थे, फिर मशीनों के जरिए उसे मिट्टी में दबाकर जमीन को हमवार करते। उन्होंने जिंदगी में पहली बार कचरे के ढेर में एक हसीनो जमील दोशीजा को देखा। वहां काम करने वाले तमाम मजदूरों के हाथ रुक गए। वो हैरानी से उसे देखते हुए करीब आ रहे थे। उस वक्त राजा नवाज और उसके मुसल्ला साथियों की गाड़ी भी करीब आ गई। असलहा बरदार लोगों को देखकर तमाम मजदूर ट्रक पर चढ़कर कचरा नीचे गिराने लगे। जब आधा ट्रक खाली हो गया तो राजा नवाज ने अपने दोनों बाजू आगे बढ़ाकर नाजा से कहा, नीचे आ जाओ। वो सर झुकाए हुए थी। गरीब किसानों और मजदूरों पर हुकूमत करने वाली किसी से नजरें नहीं मिला रही थी। उसने सर के आंचल को खींचकर घूंघट बनाकर मुंह छुपा लिया था। राजा ने उसकी तरफ बाजू बढ़ाए तो पहली बार दिल ने कहा, ये बाजू मेरे लिए हथियार भी हैं और ढाल भी हैं। वो ट्रक से नीचे उतरने के लिए उसके बाजुओं में आ गई। अपनी दोनों बाहें उसकी गर्दन में हमायल करते हुए अपना मुंह छुपा लिया। उसने कहा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ और ना ही कचरे में डालकर तुम्हारी तौहीन करने का इरादा था। मजबूरी ये थी कि काशिफ अकबर के कुत्ते हर जगह तुम्हें ढूंढ रहे हैं। उनके दिमागों में ये बात नहीं आ सकती कि मैं कंवल को कीचड़ में छुपा कर ले जा रहा हूँ। फूल गुलशन में रहे या कूड़े में रहे, वो फूल ही रहता है। वहाँ जमीन हमवार करने पानी के टैंकर भी आए हुए थे। राजा के दो साथी पाइप के जरिए उन पर पानी डालने लगे। नाजा धुलने लगी, वो भी उसके साथ भीगने लगा। कहने लगा, यहाँ साबुन और शैम्पू वगैरह नहीं है, फिलहाल निस्फ सफाई हो जाएगी, अभी हम यहाँ से आगे जाएंगे। तकरीबन 2 घंटे के बाद हम ऐसी जगह पहुँचेंगे जहाँ तुम्हें गुस्ल करने का तमाम सामान मिल जाएगा। ज्यादा देर तक भीगते रहने के बायस बदन से और लिबास से कचरा धुल गया था। बू खत्म हो गई थी, लेकिन वो घिन महसूस कर रही थी। राजा ने उसे उसी तरह बाजुओं में उठाए कार की अगली सीट पर बिठा दिया, फिर स्टीयरिंग सीट पर आकर उसे स्टार्ट करके आगे बढ़ा दिया। उसके मुसल्ला साथी अपनी गाड़ी में उसके पीछे आने लगे। वो भीगी हुई सर झुकाए बैठी हुई थी। गर्मी का मौसम था, यूं भीगे रहने से नुकसान नहीं पहुंच सकता था। राजा ने मेन रोड पर आकर गाड़ी की रफ्तार बढ़ाते हुए कहा, तुम ये न समझना कि मैं तुम्हें जबरन ले जा रहा हूँ। आगे एक छोटा सा रिहायशी होटल है, वहाँ गुस्ल करने का इंतजाम होगा तो तुम साबुन वगैरह से अच्छी तरह बदन साफ कर लेना। तुम्हारे पास दूसरा लिबास नहीं है, मेरी अटैची से मेरा कोई लिबास पहन लेना। उसके बाद तुम जहाँ कहोगी वहाँ पहुँचा दूंगा। वो कुछ न बोली, खामोशी से सर झुकाए बैठी रही। राजा ने कहा, मैंने तुम्हें 15 मिनट तक अपने बाप से बात करने की इजाजत दी थी, क्या मुझे बताना चाहोगी कि उनसे क्या बातें हुई हैं? वो बदस्तूर सर झुकाए हुए बोली, बाबा साईं को काशिफ अकबर की कमीनगी के बारे में बता दिया है। राजा बोला, मगर तुम्हारे बाबा साईं मुझे इगवा का मुजरिम समझ रहे होंगे। वो बोली, मैंने उन्हें सच समझाने की कोशिश की है और ये भी बताया है कि तुमने मुझे उसके गुंडों से बचाया है। अब बाबा साईं यकीन करें या न करें, उनकी मर्जी है। राजा बोला, बेहतर है तुम अभी उनसे फोन पर बात करो, उनसे कहो कि तुम्हारी हिफाजत करने वाले कहाँ हैं। बाप और भाई की मौजूदगी में तुम्हें इगवा कर लिया गया, तुम कराची शहर में महफूज नहीं रह सकोगी। क्या तुम्हें थर जाकर छाछरों वाली हवेली में रहना चाहिए? वो बोली, मैं उनसे कह चुकी हूँ, जब तक वो काशिफ अकबर की पार्टी से अलहदगी इख्तियार नहीं करेंगे, मैं उनके पास वापस नहीं जाऊंगी। राजा बोला, मैं यकीन से कह सकता हूँ तुम्हारे बाबा साईं उस पार्टी को नहीं छोड़ेंगे। वो डैशबोर्ड से मोबाइल फोन उठाकर उसे ऑन करते हुए और नंबर डायल करते हुए बोली, मैं अभी बाबा साईं का आखिरी फैसला सुनूंगी। राब्ता होने पर उसे भाई जमाल सौले की आवाज सुनाई दी। नाजा ने कहा, मैं बोल रही हूँ, फोन बाबा साईं को दो। जमाल बोला, नाज तुम कहाँ हो, अपना फोन नंबर बताओ। वो बोली, मैं कह रही हूँ बाबा साईं से बात करवाओ। जमाल बोला, वो काशिफ अकबर साहब के पास जाने के लिए लिबास तब्दील करने कमरे में गए हैं, मैं उन्हें बुलाता हूँ। नाजा बोली, वो उस जलील कमीने के पास क्यों जा रहे हैं? जमाल बोला, प्लीज नाज उन्हें गालियां न दो, उनके मुशीर फ्रंटमैन और जनाब रहमान जन्ना साहब हमारी वो गलत फहमी दूर करना चाहते हैं जो तुम्हारे सिलसिले में पैदा हो गई है। ये तमाम साहिबान मुझे और बाबा साईं को लेने आए हैं। ये लो, बाबा साईं आ गए हैं, बात करो। दूसरी तरफ से कमाल सौले ने कहा, बेटी फिक्र न करो, हौसला रखो, हम जल्द ही तुम्हें वापस ले आएंगे और राजा नवाज को गिरफ्तार कर लेंगे। वो बोली, आप इतनी जहमतें क्यों उठा रहे हैं? मैं अभी आपके पास आ सकती हूँ, लेकिन आप पहले उसकी पार्टी छोड़ दें, उससे मिलने न जाएं, वो बहुत चालबाज है, वो आपको मुझसे भी बदजन कर देगा। कमाल बोला, बेटी ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे उनसे 2 टोक बातें करने दो, मैं तुम्हारी बेहतरी और सलामती के लिए कुछ सोच कर ही वहाँ जा रहा हूँ। तुम अपना फोन नंबर दो, मैं फिर तुमसे
से बात करूंगा। वो बोली मैं फोन नंबर नहीं जानती, मगर ये जानती हूँ कि उस कम ज़र्फ के पास जाने का नतीजा क्या होगा। बहरहाल मैं फिर किसी वक्त राब्ता करूंगी। उसने फोन बंद कर दिया। राजा ने कहा, अच्छा तो काशिफ अकबर ने तुम्हारे बाबा साईं को समझौते के लिए बुलाया है। वो उन्हें जरूर यकीन दिलाएगा कि तुम्हारे इगवा का जिम्मेदार मैं हूँ। वो बोली, उसके यकीन दिलाने से क्या होता है, इगवा होने वाली मैं हूँ। मैं मुजरिम को जानती हूँ, फिर मैं बाबा साईं से कह चुकी हूँ वो उसकी पार्टी नहीं छोड़ेंगे तो मैं घर वापस नहीं आऊंगी। राजा बोला, घर नहीं जाओगी तो बताओ मैं तुम्हें कहाँ पहुँचाऊं। नाजा ने उसे देखा, फिर उसकी तरफ झुककर उसके बाजू पर सर रख कर कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, जहाँ तुम घर बनाओगे वहाँ सारी जिंदगी गुजार दूंगी। राजा नवाज ने खुश होकर एक हाथ से स्टीयरिंग संभाला और फिर दूसरे हाथ के हिसार में उसे संभाल लिया। वडेरा कमाल सौले अपने बेटे के साथ काशिफ अकबर की कोठी में आया। काशिफ अकबर खुद उसके इस्तकबाल के लिए कोठी से बाहर आया, फिर उससे बोला, पानी में लाठी मारने से पानी अलग नहीं होता, हम कभी अलग नहीं होंगे। आइए अभी मैं दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। वो एक वसीओ अरीज ड्राइंग रूम में आए। उसके मुशीर, फ्रंटमैन और रहमान चन्ना भी वहाँ पहले से मौजूद थे। मुशीर ने काशिफ अकबर से कहा, मैंने वडेरे साईं से पूछा था कि बेटी सिर्फ फोन पर बातें क्यों कर रही है, साईं से मिलने क्यों नहीं आई। काशिफ अकबर ने पूछा, वो वापस न आने के सिलसिले में कुछ तो कहती होगी। कमाल सौले ने कहा, वो इगवा का इल्जाम आप पर लगा रही है और कहती है कि जब तक मैं आपकी पार्टी से अलहदगी इख्तियार नहीं करूंगा वो वापस नहीं आएगी। काशिफ अकबर बोला, बेटी ने कभी आपकी सियासत में मुदाखलत नहीं की, लेकिन अब वो अमीर हमजा और राजा नवाज के बहकाने से घर वापस आने के लिए सियासी किस्म की शर्त मनवा रही है। आप मोटी अकल से भी समझ सकते हैं कि मेरी सियासी पोजीशन को कमजोर करने और हमारे आपके बरसों के रिश्ते को तोड़ने के लिए ऐसा किया जा रहा है। कमाल सौले ने कहा, मैं ऐसी चालों को समझता हूँ, लेकिन मैं नाजा को बचपन से जानता हूँ। वो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलती, साफ गो है, किसी की नाराजगी की परवाह किए बगैर साफ और सीधी बात कह देती है। काशिफ अकबर ने कहा, आप जानते हैं मैं पहले सियासत को अहमियत देता हूँ, आपसे मुझको बड़े सियासी फायदे हैं, आपके बगैर तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। क्या मैं धोखा देकर आपसे हासिल होने वाले तमाम फायदों से महरूम हो जाऊंगा? क्या एक जरा सी हवस की खातिर इख्तिदार की कुर्सी छोड़ दूंगा? एक मुलाजिम चांदी की एक खूबसूरत सी संदूकची उठाकर उनके दरमियान आया, फिर उस संदूकची को सेंटर टेबल पर रख कर चला गया। काशिफ अकबर ने कहा, मैं एक बेटी के लिए बाप के जज्बात को समझ रहा हूँ। आपका जहन इस कदर उलझा हुआ है कि आप मौजूदा हालात को समझ नहीं पा रहे। अभी आपने फरमाया है कि आपकी बेटी आपसे झूठ नहीं बोलती, इसका साफ मतलब ये है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। कमाल सौले ने जल्दी से कहा, नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं, मैं दरअसल ये कहना। काशिफ अकबर ने बात काट कर कहा, आप अपनी बात की वजाहत न करें, मैं अभी सच और झूठ का फैसला कर देता हूँ। देखिए, हम सब मुसलमान हैं और कलमा गो हैं। कमाल सौले ने कहा, बेशक हम मुसलमान हैं। मुशीर ने कहा, बेशक न कहें, अल्हम्दुलिल्लाह कहें। कमाल सौले ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। काशिफ अकबर सोफे से उठकर सेंट्रल टेबल के पास आया, फिर चांदी की संदूकची को खोलकर एक मखमली जुज़दान में लिपटा हुआ कलाम पाक निकाला, उसे चूमकर दोनों आंखों से लगाकर बोला, मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कुरान मजीद को हाथों में लेकर कहता हूँ कि मैंने नाजा को इग़वा नहीं करवाया। आप मुसलमान हैं, क्या आप अब भी मुझ पर एतमाद करेंगे? कमाल सौले ने सोफे से उठकर करीब आकर कहा, बेशक मुझे आप पर एतमाद है। वो बोला, तो फिर इस मुकद्दस किताब को हाथों में लेकर कहें कि आपकी तरफ से मेरा दिल साफ हो गया है, मैं आपकी सियासी पार्टी से कभी अलहदगी इख्तियार नहीं करूंगा। वो दोनों उस मुकद्दस किताब को अपने सीनों के दरमियान रखते हुए गले मिलने लगे। फिर काशिफ अकबर ने उसे चांदी की संदूकची में रख कर बंद किया। दूर खड़े हुए मुलाजिम को इशारा किया, मुलाजिम संदूकची उठाकर वापस चला गया। दिल से कदूरतें दूर हो गईं। वो सब आपस में हंसने बोलने लगे। मुलाजिम उस संदूकची को उठाए महलनुमा कोठी के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरता हुआ एक कमरे में आया। उस वक्त उसकी आंखों में आंसू थे। उसके मखमली जुज़दान को खोलकर उस किताब को बेलिबास किया तो वो मुसलमानों का कुरान मजीद नहीं था, अमेरिकन अंग्रेजी की मोटी सी लुगत थी। मुलाजिम के दोनों हाथ कांप रहे थे और उसका धड़कता हुआ दिल कह रहा था, या खुदा, ये मुझसे कैसा गुनाह करवाया गया है, क्या तू भी इन सियासतदानों का कभी मुहासबा नहीं करेगा? उसने इस बार मखमली जुज़दान में कुरान मजीद को रखा, फिर उसे चांदी की संदूकची में बंद करके अंग्रेजी लुगत को एक तरफ मेज पर डाल दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।